हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे साइंस के और क्लास 8th की साइंस के। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, यानी सेल का स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो बच्चों, सेल के आपने बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो सेल को हम एक ब्रिक की तरह देख सकते हैं, यानी ईंट की तरह। जैसे कि आपकी मकान कैसे बनती है, बिल्डिंग कैसे बनती है। जब ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है उस तरीके से, तो ये क्या बना देता है, एक बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग भी बना देता है और मकान भी बना देता है। लेकिन अगर हम बोलें इसकी नींव कहाँ से स्टार्ट होती है, उस मकान की नींव एक छोटी सी यूनिट क्या होती है, उसकी ब्रिक होती है, यानी ईंट होती है। जब ईंटों को आपस में मिलाया जाता है तब जाके बनता है आपका मकान। ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम देखें, हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी या फिर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी होती है, उसकी नींव क्या होती है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, कहाँ से चीज़ें शुरुआत होती हैं, तो वो होता है आपका सेल। तो सेल क्या होती है, जब सेल आपस में मिलेंगी तब वो बनाएगी एक होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सेल क्या होता है, एक बेसिक से बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यूनिट होती है जो कि एक लिविंग थिंग की यूनिट होती है। ठीक है। सो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, यानी सेल एक बेसिक और स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है जो कि सारे जितने भी जीवन को जीने के लिए आपके फंक्शंस जरूरी होते हैं, उन फंक्शंस को निभाने का काम करती हैं आपकी सेल, छोटी सी छोटी यूनिट। ठीक है। तो अगर हम पूछें कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर जीवन की एक बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज द सेल। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेल किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, अगर हम सेल की स्टडी करें तो उसका हम बोलते हैं बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल की। ठीक है। तो जैसे सेल आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। ठीक है। सेल आपस में मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन आपस में मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और उसके जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएगा, एक पूरी की पूरी आपका होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस होल ऑर्गेनिज्म तो ये टॉप में है और इसकी जो बेसिक यूनिट है क्या है, सेल। शुरुआत कहाँ से हुई, सेल से हुई। ठीक है। जैसे मकान बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, ईंट से हुई। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये तो हमने देखा भाई सेल होता क्या है। अब इसकी डिस्कवरी, भाई इसके बारे में हमको पता कैसे चला, किसने ढूंढा इसके बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हम देखते हैं कि सबसे पहले किसने ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया, इन 1665 में उन्होंने एक पेड़ की जैसे छाल होती है ना, तो उस छाल को उन्होंने क्या किया, उसके स्लाइसेस लिए। ठीक है। उन्होंने स्लाइसेस लिए उस कॉर्क के और उसको देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप यानी जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमको माइक्रो लेवल की होती है, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने देखा, किसकी, स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने उसको देखा तो उनके अंदर उनको क्या दिखाई दिए, उनको अंदर उनको छोटे छोटे से बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दिए, जैसे कि कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो वो कंपार्टमेंट या वो बॉक्सेस क्या थे, बहुत सारे थे और एक दूसरे से अलग थे, मतलब बिल्कुल चिपके हुए नहीं थे, अलग अलग, जैसे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दी। तो वो बॉक्स उनको कैसे अपीयर हो रहे थे, जैसे कि आप मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो बॉक्सेस उनको जो है उसके अंदर भी दिखाई दिए, किसके अंदर, जो उन्होंने स्लाइस दिया था आपका कॉर्क का। ठीक है। तो जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने हर एक बॉक्स को क्या नाम दिया, हर एक बॉक्स को उन्होंने नाम दिया आपका सेल। सो हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्सेस, यानी तो जो हर एक बॉक्सेस उनको दिखाई दिए उसके अंदर, तो उनको ही उन्होंने कहा भाई ये क्या है, सेल है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई आपके सेल टर्म किसने दिया सबसे पहले, तो किन्होंने दिया, हुक ने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ सेल भी उन्होंने ही की पहले। ठीक है। लेकिन जो इन्होंने आपकी सेल जो देखी थी या कॉर्क की जो सेल देखी थी, वो क्या थी, डेड सेल थी। वो जो है मृत सेल थी, वो जीवित सेल नहीं थी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी सेल किसे कहते हैं और उनकी डिस्कवरी क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस। अब जैसे ऑर्गेनिज्म बनता है आपके सेल से मिलके। ठीक है। बट जो ये सेल्स होते हैं इनका नंबर भी अलग होता है। ठीक है। ये सेल का नंबर भी अलग होता है, उनके शेप, उनके आकार भी अलग होते हैं, उनका साइज भी अलग अलग होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो
देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइजेस। यानी इस धरती पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि वेरिएशन देखा जाता है उनके शेप में, उनकी साइज में, ठीक है, उनके नंबर में, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल अगर हम देखें तो नंबर के हिसाब से क्या होता है, अगर एक सेल आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एक सेल है प्रेजेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई ये तो सिंगल सेल है, यानी उसको हम टर्म देंगे आपके यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल जिसमें प्रेजेंट हो, जिसकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है जिसमें कि एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, जिसको कि हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल जिसकी बॉडी क्या होनी, बॉडी क्या है, एक सेल्स की बनी होती है, और मल्टी सेलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिसेलर का एग्जाम्पल हो जाता है आपका अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम क्या हो जाता है, सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और मल्टी सेलर का क्या हो जाता है, जिसमें जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो ये आ जाते हैं मल्टी सेलर में, और यूनिसेलर में अमीबा और पैरामीशियम। तो ये बच्चों जो ये अमीबा और पैरामीशियम है, तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है इनको, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी यूनिसेलर यानी सिंगल सेल है जिसको कि हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो आपको जो है आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, यूनिसेलर का एग्जांपल देके। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी हमने देख दिया। एंड द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन नंबर डजंट एनीवे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो है आपके नंबर जो है कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके फंक्शन ही नहीं होंगे, कम हो जाएंगे फंक्शन एज कम्पेयर टू द मल्टी सेलर। यानी अगर आपके यूनिसेलर है और मल्टी सेलर है, तो भाई जिंदा तो दोनों ही है, यूनिसेलर भी अपना जीवन जी रहा है और मल्टी सेलर भी जी रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन तो दोनों में ही हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी वाइटल, जितने ज़रूरी फंक्शन होते हैं जीने के लिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, भाई खाना होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सिंगल सेल यानी अमीबा में भी उतना ही हो रहा है, और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन में जितने भी मल्टी सेलर है उनमें भी उतना ही हो रहा है। तो नंबर के बेस पे हमके फंक्शन जो है कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो जो वाइटल फंक्शन होते हैं वो दोनों में ही उतने ही होते हैं। यानी कि अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स एंड ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। यानी अमीबा भी उतने सारे ही फंक्शन करता है जितना कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म करता है, जितना कि जीवन जीने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा भाई नंबर क्या होता है, अब हम देखते हैं शेप। तो जो है सेल के नंबर में भी अंतर होता है, उनके शेप में भी अंतर होता है। अब कैसे होता है, सेल शोज वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। यानी उनके शेपों में अंतर क्यों होता है, क्योंकि उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। यानी जैसे उनका काम होगा वैसे उनके शेप होंगे, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, तो इसका जो शेप, अगर अगर हम इसको अपने खून को देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो ये कैसा दिखता है, स्पेरिकल यानी राउंडेड शेप का दिखता है। और इसको ये शेप क्यों मिला है, क्योंकि इसका फंक्शन ही वैसा होगा, ठीक है, उसको वैसा फंक्शन दिया गया होगा आपको आरबीसी को, इसीलिए उसका शेप भी क्या है, स्पेरिकल है। उसी हिसाब से अगर मसल सेल देखें तो मसल सेल का शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ एंड, यानी स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है, लंबा होता है और दोनों किनारों से क्या होता है, पॉइंटेड होता है। इसको भी इसके फंक्शन के बेस पे उसको इसका ऐसा शेप दिया गया है, ठीक है। नर्व सेल भी क्या करता है, सिग्नल लेता है और पहुंचाता है पूरी बॉडी में, है ना। तो ये क्या होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच और इलोंगेटेड, लंबा होता है और इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो नर्व सेल को भी इसका ये शेप क्यों दिया गया है, क्योंकि उसका ऐसा फंक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल के बारे में मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में, यानी स्टोमेटा वाले में बताया था ना। तो गार्ड सेल क्या होता है, लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो शेप होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे किडनी शेप का, ठीक है। तो ये हो गया गार्ड सेल का आपका शेप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनका आपका शेप उनको मिला गया है, कैसे मिला गया है, जैसा उनका फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अपना शेप बदलती रहती है, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे कि अमीबा की बात करें तो अमीबा का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता, वो कैसे भी ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा कैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, हमारी बॉडी में होती है ना वाइट ब्लड सेल, तो इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलर होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी क्या है, यूनिसेलर है, और अमीबा भी क्या है, यूनिसेलर है।
तो जब अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन जब ये अपने खाने को क्योंकि खाना तो इसको भी चाहिए है ना, ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत तो इसको भी है। तो जब ये अपना फूड को कैप्चर करने जाता है तो अपने क्या बनाता है, एक फ़ाल्स फ़ीड जैसे बनाता है, ठीक है? ऐसे बनाता है अपना फ़ाल्स फ़ीड जैसे। तो ये इन फ़ाल्स फ़ीट यानी फ़ाल्स फ़ीट मतलब झूठे पैर, यानी जब वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए जाएगा तो ऐसे अपीयरेंस बनाता है। इसको बोलते हैं फ़ाल्स फ़ीट यानी झूठे पैर। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? फ़ाल्स फ़ीट को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया किसमें बनता है? अमीबा में बनता है, ठीक है? और अमीबा और डब्ल्यूबीसी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। और बाकी जिनके डेफिनेट शेप होते हैं मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने अभी तक क्या क्या देखा भाई, सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके नंबर क्या होते हैं, इनका शेप क्या होता है। अब हम और अगर सेल के साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सेल का साइज़ भी वैरी करता है। तो अगर हम बात करें जो सबसे छोटी सी सेल है उसका साइज़ कितना है, वो होता है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है? और उस सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। और अगर हम बड़ी सी सेल जो लार्जेस्ट सेल होती है उसका अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो 170 टू 130 और इसका नाम है आपका ऑस्ट्रिच एग। तो सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी सेल है आपकी ऑस्ट्रिच के एग की। ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है? हम एक सिंगल सेल पे जाते हैं कि इस सिंगल सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक अलग ही दुनिया इसके अंदर बसती है, बहुत अलग ही चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है? सेल का भी अपनी एक अलग दुनिया है, ठीक है? तो अगर हम एक सिंगल सेल को देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जैसे हम किसी घर में अंदर करते हैं, किसी के घर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले उस घर की बाउंड्री को ही तो हम क्रॉस करते हैं, है ना? जैसे हर एक घर की जितने भी घर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ होती है ना, नहीं? ऐसे बाउंड्रीज़ होती हैं, उसके बाद घर का एरिया आता है। तो उसी हिसाब से अगर हम सेल के बारे में बात करें तो उस सेल की भी एक क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, ठीक है? उस सेल की क्या होती है, एक आउटर लेयर या फिर हम बाउंड्री बोल सकते हैं। तो उस आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? क्या बोलते हैं, सेल की मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली होता है, ठीक है? तो जैसे एक सेल है तो इस सेल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक थिन लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है सेल के चारों ओर। तो उसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड आल्सो सेपरेट सेल्स फ्रॉम द अनदर सेल। जैसे कि मकान बने होते हैं शहरों में, तो उन उन मकानों में क्या होती है, एक बाउंड्री फिक्स होती है, ठीक है? भाई इतने एरिया में ये वाला मकान है, इतने एरिया में ये वाला मकान है, तो इनकी बाउंड्री क्या है, फिक्स है। इस बाउंड्री ने इस घर को इससे अलग कर दिया। इसी हिसाब से जो है, जो सेल में होती है, सेल में क्या होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है, अलग बनाती है, ठीक है? तो ये एक बाउंड्री का काम भी करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? दूसरा, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, दूसरा एक सेल को आपके बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उस सेल का, तो उससे भी अलग करवाती है, उसके अंदर के इन्वायरमेंट। जैसे कि सेल है तो ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, इस बाहर के एनवायरनमेंट से भी ये सेल मेम्ब्रेन्स को अलग करवाती है और जो ये दूसरी सेल है इससे भी इसको अलग करवाती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इस जो मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होती है, ये पोरस होती है। पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। और ये छेद क्यों प्रेजेंट होते हैं भाई, सेल को भी अपना डेली का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो इसको जो भी मटेरियल्स या भी कोई ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो इस पोर के अंदर आ सकती हैं या फिर अंदर से बाहर जा सकती हैं। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब इससे सारी चीज़ें अंदर बाहर नहीं आ सकती है। बिल्कुल ऐसे इंडिया गेट जैसा नहीं होता कि कुछ भी आए जाए बाहर जाए। ये क्या होता है, बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को जो कि ज़रूरी है सेल के लिए, बस वही चीज़ें उस पोर से अंदर आ सकती है या फिर बाहर जा सकती है, ठीक है? एंड ये क्या काम करता है, इट गिव्स शेप टू द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल को क्या देना, शेप देना, ठीक है? तो हमने सबसे पहले सेल की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात किया जिसको कि हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि आता है सेल वॉल। तो जो है प्लांट्स में जो है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है उनकी एक्स्ट्रा वॉल की, ठीक है? जैसे एनिमल सेल है तो इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? तो जो प्लांट सेल होती है, इस प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन इसके बाहर से एक आउटर गार्डिंग, जैसे गार्ड होते हैं ना, तो उसको गार्ड करने के लिए एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है? और ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है? और कुछ बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होती है।
तो इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? एक्स्ट्रा बाउंड्री या फिर थिक लेयर जो कि सराउंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक लेयर और होती है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्यों ज़रूरत पड़ी इसको? क्योंकि ये प्रोटेक्शन देती है आपकी प्लांट सेल को अगेंस्ट हाई विंड की स्पीड, यानी विंड की जो स्पीड होती है हाई, या फिर जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, इससे बचाने के लिए, इससे प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक्सटर्नल क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, यानी इसको रफ टफनेस भी प्रोवाइड करवाता है सेल को। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। तो सेल वॉल, अगर मैं डिफरेंस पूछूं भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस हो जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या फिर प्लांट में? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एंड सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लीफ ऑफ दिस ओनियन एंड ट्रांसजेंडिया। ठीक है, तो अगर हमको सेल को देखना है तो जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, तो जब आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो आपको, अगर आपको प्लांट सेल को देखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ओनियन का जो पील ऑफ निकलता है ना, जो झिल्ली जैसी निकलती है, तो आप उसको जो है उसमें देखते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो आपको ये सारे सेल वॉल वगैरह, सेल के स्ट्रक्चर आपको अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे, तो आप इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं आपके साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? तो ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि हम सेल मेम्ब्रेन के, अब हम सेल के अंदर घुस गए हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस में ही आपका, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में आपका ब्रेन बहुत सुपर पावरफुल होता है ना, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें वहीं से चीज़ें कोऑर्डिनेट करके करता है। तो उसी हिसाब से जो है सेल के अंदर भी इसका एक जो मेन चीज़ होती है वो होती है न्यूक्लियस। ठीक है, और उस न्यूक्लियस में भी बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंसेज एज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है? जेली लाइक, जैसे कि ये सेल हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, तो और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो इसके अंदर जितना भी ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जेल लाइक चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपके साइटोप्लाज्म। यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, अभी ऑर्गेनल्स के बारे में आप डिटेलिंग में आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बस आपको थोड़ा बहुत आपके सेल के बारे में बताया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इनकी डिटेलिंग आप जो है जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो उनके बारे में आपको डिटेलिंग मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि ऑर्गेनल्स में आपने माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस बोलते हैं जिसको, मतलब बिजली का घर, पूरी पावर इसके पास होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, और भी कई सारी चीज़ें आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के आपके बीच में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस, जो मेन चीज़ आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका सेल का, और ये इसका जो शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एनिमल सेल होता है वहाँ पे तो बीच में होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें किनारे में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बट मोस्टली ये क्या होता है? सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। एंड इट कैन बी स्टेन, इसको हम जो है स्टेन, मतलब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना अगर हम चाहते हैं, तो इसको क्या किया जाता है? पहले स्टेन, यानी कलर, कुछ कंपाउंड डाला जाता है इसमें, तो इसको स्टेन करके हम इसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, एंड न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, जैसे कि हमारा जैसे कि पूरी कंट्रोल करता है सेल को। ठीक है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी हिसाब से जो है एक सेल को क्या कंट्रोल, उसका कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये सारे रेगुलेट करता है, जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी डेली के काम होते हैं, जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, और जैसे कि सेल के चारों ओर क्या होती है? उसकी लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
वैसे ही इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी, क्योंकि भाई ये वीआईपी वाला काम हो गया इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है इसको, तो इसको भी एक्स्ट्रा गार्डिंग की ज़रूरत होती है। सेल के अंदर भी इसको एक्स्ट्रा गार्डिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस के जो चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसे कि सेल के चारों ओर जो प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या अलग करवाता है एक सेल को दूसरे सेल से, और सेल को उसके बाहरी वातावरण से। इसी हिसाब से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है किसको सेपरेट करेगा, क्योंकि ये सेल के अंदर ही मौजूद है। जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये इसको इससे अलग कराएगा, ये मेम्ब्रेन इसको। इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये आपकी होगी सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस क्या सेपरेट कराता है, साइटोप्लाज्म को इसकी मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियस से अलग करवाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। जैसे सेल मेम्ब्रेन में आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और पोर का काम ही होता है कि ज़रूरी चीज़ें अगर चाहिए होगी अंदर बाहर, आपका ट्रांसपोर्ट का काम करना है, कुछ अंदर से बाहर भिजवाना है या फिर बाहर से अंदर भिजवाना है, तो इसके लिए पोर्स ही आपके काम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर्स जो है आपके सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्पैरिकल जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी स्पैरिकल जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे भी आपके जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जेली लाइक, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जैसे ही फ्लूइड जैसे जेली लाइक पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होता है जो कि क्या होता है, स्पैरिकल शेप होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पैरिकल शेप होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे धागे उलझे हुए, ऐसे 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 कॉम्पैक्ट धागे पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम क्या होता है, यही आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यही चीज़ें आपकी बोल सकते हैं कि जो सेल को पूरा रेगुलेट कर रही हैं, सेल के डेली के वर्क जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रही हैं, ये क्रोमोसोम ही रेगुलेशन का काम करती है। जैसे कि और इस क्रोमोसोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो कि हम बोल सकते हैं जीन्स, यानी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आपको भी बोलते होंगे भाई आपकी शक्ल तो आपकी मम्मा पे गई है, आपकी नोज़ आपकी डैडी पे गई है, बोलते हैं ना, इनकी शक्ल, इनके हेयर्स, इनके जो भी फीचर्स होते हैं इनके मम्मी पापा के गए हैं। तो ये क्या चीज़ गई हैं जो आपको सेम सेम सा लग रहा है, तो यही चीज़ होती है आपकी जीन्स। यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं, यही कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। यही इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स से आपके उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम में भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इन क्रोमोसोम में भी आपके छोटे छोटे जो जीन्स बोलते हैं, जिनको जीन्स, जिनमें की मेन इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट होती है, तो वो उन क्रोमोसोम में भी जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी अगर एक क्रोमोसोम है तो उस क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है। और जीन्स किसे बोलते हैं, जो कि बेसिक यूनिट, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। वैसे इनहेरिटेंस, यानी जो भी कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया जाता है, क्या बोलते हैं उनको, आनुवंशिक गुण बोलते हैं ना, तो उनको जो इनहेरिटेंस की जो यूनिट कहा जाता है, वो कहा जाता है कि जीन को। तो जीन में ही आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होती है। और अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है बहुत सारी जीन्स, ठीक है। और अगर हमको क्रोमोसोम को अगर हमको देखना है तो हम क्या करते हैं, जैसे एक सेल है तो वो सेल अब ये सेल अकेले तो काम नहीं करेगी, इस सेल में भी क्या होता है, ये अपना संख्या बढ़ाती है, ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, बढ़ाती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। यानी सेल क्या कर रहा है, अपना डिवीजन कर रहा है, अपने आप को बांट रहा है, ठीक है। तो जब ये सेल में डिवीजन हो रहा होता है तो उस दौरान हम क्या देखते हैं, इस क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड्स। यानी जब सेल डिवीजन कर रही होती है, अपनी संख्या को बढ़ा रही होती है, बांट रही होती है अपने आप को, तो उस दौरान हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ठीक है। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोलस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। इन क्रोमोजोम में भी क्या प्रेजेंट होती है, जीन। अब ये जीन क्या होते हैं, बेसिक बोल सकते हैं यूनिट होती है आपकी इनहेरिटेंस की, यानी इसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, ऐसे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, जो कि इनहेरिट ही होते रहते हैं। तब जाके हम बोलते हैं भाई इनकी शक्ल इनसे मिल रही है, या इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनके कुछ गुण इनके मम्मी पापा पे गए हैं, भाई बहन पे गए हैं, है ना। तो ये सारे गुण आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम कैरी जीन्स एंड जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक यूनिट क्या होगी इनहेरिटेंस की, जीन, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग ऑर्गन, जितना भी कंटेंट एक लिविंग सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें, चाहे वो न्यूक्लियस हो, ऑर्गेनल्स हो, साइटोप्लाज्म हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में क्या बनाता है, एक लिविंग एंटिटी, एक लिविंग चीज़ बना देती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिविंग सब्सटेंस होता है। यानी जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब इनको आपस में देखेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि एक सेल के बारे में हमने देखा, सेल की पहले हमने बाउंड्री क्रॉस की जिसको कि हमने सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके अंदर गए, फिर हमको कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस मिला जिसको कि हमने बोला साइटोप्लाज्म। उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स जिनका कि अपना अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। तो इन सब के जो अलग अलग फंक्शन है, आपकी इनकी डिटेलिंग क्या पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, क्योंकि अभी आपके पास बस एक बेसिक सा है, ठीक है, आपको इतना ही समझना है। तो उसमें भी हमने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर में भी आपकी उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसका भी अपना एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ये कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो छोटे होते हैं साइज में, जो बेसिक, जो सबसे पहले बोलते हैं जीवन जिनमें आया, धरती पे जो आया था, स्टार्ट हुआ था प्रोकैरियोटिक से। और प्रोकैरियोट जब आपस में मिले, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, तब जाके यूकैरियोटिक सेल बना, ठीक है। तो अब डिफरेंसेस क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें जो है न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, यानी उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो होता है, लेकिन उसकी गार्डनिंग, उसको वीआईपी वाला वो नहीं दिया जाता, उसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाहर से कवरिंग होती है, यानी जिसको कि हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है यूकैरियोटिक सेल को। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का ऐसे ही साइटो उसका प्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी कोई आउटर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंसेस हो गया, क्या हो गया कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल, जो भी न्यूक्लियस होता है उसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंसेस क्या आ जाता है, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है, स्मॉलर होता है। तो इसका फंक्शन भी बिल्कुल थोड़ा सा इसकी इजी लाइफ होती है, उतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसका सेल का साइज क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूँ तो अब इतना सा तो सेल है उसमें, ठीक है, तो क्या क्या सी चीज़ें उसमें समाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो सेल ऑर्गेनल, जिन सेल ऑर्गेनल में क्या बताया था, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब बताए थे ना। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का साइज ही इतना सा है, तो उसमें सारी चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक सेल बोले तो सेल का साइज लार्ज है, तो इस सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या जाता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये दोनों एग्जांपल आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक अदर देन दिस बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक सेल, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, ये क्या जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आई होप आपको याद होगा सेल वॉल के बारे में, है ना। तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है या फिर एनिमल सेल में, यस, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है आपका क्या, सेल वॉल, है ना, तो जो कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल के केस में थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल के बारे में बात करें तो वो बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और प्लांट सेल में क्या होता है, वन जो वैक्यूल होती है जिसकी फूड स्टोरेज वगैरह का वाटर कंटेंट वगैरह कैरी करता है, तो वो फूड वैक्यूल एक प्रेजेंट होता है, बड़ा साइज का होता है थोड़ा सा। एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा जाता है आपका, ये अपना खाना खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आपने पढ़ दिया होगा, तो उसमें मेन डिफरेंसेस क्या जाता है कि उसमें वो अपना खाना खुद बनाता है, जबकि एनिमल सेल नहीं बनाता है खुद से अपना खाना। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो आज हमने क्या पढ़ा सेल के बारे में। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज का चैप्टर। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो भी मैंने क्वेश्चन दिए आपकी इनके आंसर देना मत भूलिए। और अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।